ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 42। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे और कांग युए की सुहागरात खत्म हो चुकी थी। यूची ने आखिरकार अपना हल कांग युए के खेत में चला दिया था। सुबह होती है और जब कांग युए को होश आता है तो वो अपने आप को और युनचे को बिना कपड़ों के देख के शर्माते हुए थोड़ा सा चिल्लाते हुए ब्लैंकेट में छुप जाती है। कांग हुए के चीखने से युनचे होश में आ जाता है। इसके बाद कांग युए युनचे को खुद अपने हाथों से कपड़े पहनाकर खुद भी अपना गाउन पहनकर कांग वनहे को ग्रीट करने के लिए चले जाते हैं, जहां पर कांग वनहे और युनचे के बीच बहुत सी बातचीत होने लगती है और आखिरी में युनचे बताता है कि उसे पैलेस छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आगे कांग युए युनचेका का हाथ पकड़ के घबराहट से कहती है, तुम पैलेस छोड़ना चाहते हो? कहां जाना चाहते हो? युनचे हंसता है और तसल्ली देता है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, शायद मैं ब्लू विंड एम्पायर छोड़ दूंगा, लेकिन टेंशन मत लो, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को कल जो हुआ उसके बारे में पता नहीं चलेगा और शॉर्ट टर्म में वो मुझे छूने नहीं वाले, इसका 99% चांस है। मेरा छोड़ने का रीजन सिर्फ प्रिकॉशन है, अगर कहीं वो 1% चांस सच हो जाए। साथ ही मैं 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट की तैयारी भी कर पाऊंगा। इसी के साथ युनचे और कांग वनहे की ओर भी बातें होती हैं और युनचे को प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क के बारे में भी पता चलता है, जो एक अजीब सी चीज है। ये एक बहुत बड़ा फ्लाइंग आर्क जैसा है जिसका साइज लगभग पूरे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी जितना है। किसी को नहीं पता कि असल में ये है क्या या कहां से आया। इसका नाम प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क डिवाइन फीनिक्स सेक्ट ने रखा। बहुत पुराने टाइम से ये डिवाइन फीनिक्स की राजधानी यानी कैपिटल के ऊपर अपीयर होता आया है। जब भी ये अपीयर होता है तो 6 महीने तक वही रहता है। छठे महीने के आखिरी दिन इसका गेट खुद से ओपन होता है 24 घंटे के लिए, फिर बंद हो जाता है। उसके बाद ये आर्क गायब हो जाता है और नेक्स्ट टाइम 300 साल बाद आता है। हर बार आखिरी दिन कई स्ट्रॉन्ग प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स इस आर्क में जाने की कोशिश करते हैं ट्रेजर के लिए, लेकिन अब तक जितनी बार भी कोशिश करे सब फेल हो गए। कांग वनहे से बात करने के बाद युनचे कांग युए के साथ पैलेस से बाहर आ जाता है। तभी चू युएली और सिया किंगयू युनचे के पास उड़ते हुए आ रही थी और पास आते ही धीरे से नीचे उतरती हैं और युनचे और कांग युए के सामने खड़ी हो जाती हैं। कांग युए की नजर थोड़ी देर के लिए सिया किंगयू से टकराती है, फिर दोनों नजरें हटा लेती हैं। सिया किंगयू की आईसी आईज बिल्कुल ठंडी और शांत दिख रही थीं, लेकिन कांग युए का एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि सिया किंगयू युनचे की पहली ऑफिशियल वाइफ थी और इस हिसाब से कांग युए सेकंड वाइफ होती। कंपेयर करते हुए कांग युए नेचुरली अलग फील करती है। वो अपने होंठ दबाकर धीरे से दोनों को ग्रीट करती है। कांग युए और सिया किंगयू के बीच एक अजीब सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। चू युएली भौहें उठाती है और सीधा युनचे से कहती है, युनचे, प्रिंसेस कांग युए की शादी अटेंड करने के अलावा हम दोनों एक और मैटर के लिए आए हैं। वो ये है कि हमारी ग्रैंड एस्गार्ड मिस्ट्रेस तुमसे मिलना चाहती है। युनचे हैरान होकर बोलता है, ग्रैंड एस्गार्ड मिस्ट्रेस मुझसे मिलना चाहती है? चू युएली बोलती है, हाँ, ग्रैंड एस्गार्ड मिस्ट्रेस को ऑलरेडी तुम्हारे और मेरी सिस्टर के बारे में सब पता है। नेचुरली उन्हें यह भी पता है कि तुम फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स जानते हो और यह भी कि तुम पहले फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में ट्रबल करने गए थे, लेकिन वो तुमसे मिलना पनिशमेंट या नुकसान देने के लिए नहीं चाहती। इस बात की गारंटी मैं देती हूं, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्यों ना हमारे साथ फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड चलो। युनचे थोड़ी देर सोचता है और फिर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, पहले गुस्से में मैं फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड ट्रबल करने गया था। मुझे एस्गार्ड मिस्ट्रेस चू से माफी मांगनी चाहिए। मैं 1 महीने में खुद अकेला आऊंगा। चू युएली सॉफ्टली सिर हिलाती हुई बोलती है, मुझे उम्मीद है तुम अपने शब्द पे टिकोगे। किंगयू चलो। सिया किंगयू की नजर युनचे पर कुछ पल के लिए टिकती है, फिर वो मुड़कर दूर उड़ जाती है और उसका फिगर आसमान में गायब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ही कांग वानहे के ऑर्डर से कांग लाइन और कांग शो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके क्राइम्स के लिए उनके सिर कलम करने का आदेश दे दिया जाता है क्योंकि उन्हीं के वजह कांग वानहे मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। और इस सब कांड में जो ब्लू विंड एम्पायर का जीनियस डॉक्टर कहा जाता है, जिसका नाम गू च्यूहोंग था, उसे युनचे खुद जाकर मार देता है। युनचे ने जो 1 महीने का वक्त मांगा था उसमें वो कांग युए के साथ अपना वक्त एक साथ बिता रहा था। दिन गुजरते गए और युनचे का फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड जाने का 1 महीने का वादा अब खत्म होने के करीब था और जल्द ही वो दिन आ जाता है। युनचे कांग युए और शाओलिंगसी से बाएं बाएं कर चुका था और स्नो फिनिक्स बीस्ट पर बैठकर स्नोवी रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस की तरफ निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है ब्लैक फील्ड एम्पायर के एक बहुत बड़े लैंड में।
जहां पर हर जगह डेंस सिनिस्टर ऑरा और ग्रे फॉग छाई थी। हवा की आवाज लगातार गूंज रही थी, जैसे कोई भूत रो रहा हो या शैतान चीख रहा हो। इतनी डरावनी जगह पर फेन जुएचेन, जो कई बार मर चुका होता, फिर भी जिंदा था और यहां तक पहुंच गया। उसने अपने हाथ पैर की सारी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ाई की। उसकी विल पावर और ऑब्सेशन इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी खत्म होती जिंदगी को जबरदस्ती खींच रहा था। आखिरकार वो इस जगह के आखिरी पॉइंट तक चढ़ गया। उसके सामने एक बड़ा जेड कॉफिन रखा था। कॉफिन सेमी ट्रांसपेरेंट था और अंदर हल्की सी ब्लैक फॉग घूम रही थी। कॉफिन के अंदर से ग्रे फॉग हिली और एक अजीब आवाज उसके दिमाग में गूंज गई। कॉफिन के अंदर वाली वॉइस बोलती है, तो तुम आखिरकार आ ही गए। ये किंग तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। फेन जुएचेन कहता है, तुम कौन हो? वॉइस बोलती है, ये किंग वही है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और तुम वही हो जिसका इंतजार ये किंग कर रहा था। तुम्हारे हाथ में जो की है उससे इस शैकल को तोड़ दो जो मेरी सोल को सील किए बैठा है। बदले में ये किंग तुम्हें सुप्रीम पावर देगा। फेन जुएचेन कहता है, मैं क्यों तुम पर यकीन करूं? वॉइस बोलती है, ये किंग अपने शब्दों का सबूत नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर अभी तुम्हें इस किंग की पावर नहीं मिली तो तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। तुम्हारी सोल में जो इन्फिनिट हेट्रेड और ऑब्सेसिवनेस है, वो इस किंग के हेट्रेड और ऑब्सेसिवनेस के साथ मिलकर तुम्हें कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बना देगी। इस किंग की पावर के साथ तुम अपना रिवेंज ले सकते हो। ये किंग अब एक डैमेज्ड सोल है, इसलिए तुम्हारे बॉडी की जरूरत है। अगर तुम मुझे रिलीज करते हो तो तुम्हें सिर्फ फायदा होगा, वरना तुम बस मरने का इंतजार करोगे। फेन जुएचेन का हाथ कांपता है और उसकी पिच ब्लैक चाबी सोल सीलिंग कॉफिन पर गिरता है। एक पल में कॉफिन से धुआं निकलता है, फॉर्मेशन से रोशनी चमकती है और फिर गायब हो जाती है। वूश की आवाज के साथ चारों तरफ से हवा चलती है। सोल सीलिंग कॉफिन खुल जाता है। अंदर सील हुई सोल तुरंत बाहर निकलती है और जोरदार हंसी हंसने लगती है। फिर सीधा फेन जुएचेन की सोल में घुस जाती है। वो सोल चिल्लाता है, हा 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 हा, 1000 साल, ये किंग आखिरकार आजाद हो गया। अब हेवन ने मुझ पर दया दिखाई है और मुझे उनसे रिवेंज लेने का चांस दिया है जिनसे मेरी खूनी नफरत है। हा 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 हा। लड़के, तुम्हारी वजह से ये किंग आजाद हुआ। बदले में ये किंग तुम्हारी सोल को रिप्लेस करेगा और तुम्हारी बॉडी का नया ओनर बनेगा। तुम्हारे लिए यह सबसे बड़ी मेहरबानी होगी। हा हा हा। फेन जुएचेन को इस समय ऐसा लगता है जैसे हजारों स्टील नीडल्स उसकी सोल को चुभ रहे हों। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंख, कान, नाक, मुंह, सब जगह से खून बहने लगता है। वो चिल्लाता है, तुम मेरी सोल को निगलने वाले हो। आह। सोल बोलता है, तुम्हारी इतनी कमजोर हालत में भी तुम ये कह पा रहे हो। टेंशन मत लो, तुम्हारी सोल निगलने के बाद मैं तुम्हारी मेमोरीज देखूंगा और उसी इंसान को मार दूंगा जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? अब चुपचाप अपनी सोल मुझे निगलने दो। फेन जुएचेन चिल्लाता है, आह। उसका पूरा शरीर ऐंठता है, पसीने से भीग जाता है। फिजिकल पेन वो सह लेता, पर सोल फटने का दर्द उसे तोड़ रहा था, जैसे अनेकों छुरियां उसकी सोल को काट रही हों। उसकी कॉन्शियसनेस अंधेरे में गिर रही थी। अगर उसकी सोल निगल ली गई तो उसकी बॉडी बस एक खोखला पपेट बन जाती, बिना अपनी मर्जी के। रिवेंज लेने का सपना खत्म हो जाता। पपेट बनना उसके लिए मौत से भी ज्यादा बुरी चीज थी। फेन जुएचेन सोचता है, मैं मर सकता हूं, अपने बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने को भी सह सकता हूं, पर मैं कभी भी एक पपेट नहीं बनूंगा। वो चिल्लाते हुए अपनी विल पावर से स्ट्रगल करने लगता है। सोल कहता है, टिस्क टिस्क, तुम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो? हा, कितना फनी है। एक छोटी सी सोल जैसे तुम मेरी पकड़ से कैसे? ये कैसे हो रहा है? ये इम्पॉसिबल है। फेन जुएचेन की कमजोर सोल जो निगल जाने वाली थी, अचानक इतनी बड़ी रेजिस्टेंस निकालती है कि वो ब्लैक सोल को रोक देती है। वो उसे घेरता है और धीरे धीरे उसको अपनी सोल के अंदर बंद करके खुद उसे निगलने लगता है। सोल चिल्लाता है, इम्पॉसिबल! एक स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म का लड़का इतनी बड़ी विल पावर कैसे रख सकता है? आहा! फेन जुएचेन चिल्लाता है, मैं फेन जुएचेन हारा हूं, कुचला गया हूं, इंसल्ट झेला हूं, लेकिन सब सह लिया क्योंकि एक दिन मुझे अपना रिवेंज लेना था, पर मेरे बॉडी को पपेट बनाना ये कभी नहीं होने दूंगा। सोल चिल्लाता है, आहा! उसकी पावरफुल सोल अब पूरी तरह से फेन जुएचेन की सोल के अंदर बंद हो जाती है और उसके द्वारा निगल ली जाती है। अगर वो निगल लिया गया तो उसका पूरा वजूद मिट जाएगा, उसकी मेमोरीज और पावर सब फेन जुएचेन की हो जाएगी। सोल घबराकर बोलता है, रुको, अभी रोक दो, ये किंग तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर दे देगा, ये किंग मर नहीं सकता। अचानक वो रुकता है, फिर उसकी आवाज कांपने लगती है। सोल बोलता है, हुंगर,
हुआंगर, तुम हुआंगर हो। हुआंगर, ये वाकई तुम हो हुआंगर। जैसे उसने अपना निगलने का दर्द भूल गया हो, उसकी आवाज खुशी और रोने से कांप रही थी। हुआंगर, मैं इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का किंग हूं, तुम्हारा असली बायोलॉजिकल फादर। फेन ज्वेचन का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो दांतों को भींचते हुए थोड़ा हंसी उड़ाकर कहता है, तुम एक स्टूपिड, डीवियस और पिटीफुल रेजिजुअल सोल हो। बचने के लिए तुम इतनी बकवास और बेकार बातें करोगे। ब्लैक सोल बोलता है, हुआंगर, मैं वाकई तुम्हारा फादर हूं। जब हमारी इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को उन कमीने ने बर्बाद कर दिया था, उस वक्त तुम्हें भी खून से मार दिया गया था। उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सोल का एक हिस्सा बंद कर लिया और अपनी लाइफ कुर्बान करके इटर्नल नाइट का टैबू टेक्निक यूज किया, ताकि तुम 1000 साल बाद दोबारा रीइंकारनेट हो सको, अपने आधे ब्लड वेसल्स और सोल के साथ। फेन ज्वेचन दांतों को भींचते हुए चिल्लाता है, बस तुम्हारी मौत पास है और तुम अभी भी ऐसी बेकार की बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फेन ज्वेचन की विल पावर का जुनून इतना बड़ा था कि डार्क सोल की सोच से भी ज्यादा उसका रेजिडुअल सोल धीरे धीरे अपना आखिरी रेजिस्टेंस भी खोने लगा और फिर उसने स्ट्रगल करना भी छोड़ दिया। ब्लैक सोल बोलता है, यह भी ठीक है, जब तुम मेरी मेमोरीज और मेरी सोल में बंद पावर पाओगे तो तुम्हें सब खुद क्लियर हो जाएगा। हुआंगर, तुम मेरे इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के प्रिंस हो। तुम मेरी क्लैन की आखिरी होप हो। मैं चाहता हूं तुम अच्छी जिंदगी जियो, हमारा हेवनली सिन डिवाइन सोर्ड वापस ले आओ, इटर्नल नाइट रॉयल क्लैन को दोबारा खड़ा करो और अपनी माँ का, अपने क्लैन का और अपना खुद का रिवेंज लो। तुम्हें रिवेंज लेना ही होगा, कभी मत भूलना रिवेंज लेना। ब्लैक सोल की आवाज फेन ज्वेचन के दिमाग में बहुत देर तक गूंजती रही और फिर हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने न सिर्फ स्ट्रगल छोड़ दी, बल्कि अपनी सारी मेमोरीज और स्पेशल सोल पावर खुद फेन ज्वेचन की सोल में। 1000 साल की जमा हुई मेमोरीज एकदम से फेन ज्वेचन की सोल में तूफान की तरह घुस गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे खाली सा लगने लगा। आखिर वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, बिना हिले ढुले, एक लाइफलेस इंसान की तरह। उसका चेहरा आंसुओं के निशानों से भरा था जो उसकी आंखों से बह रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। स्नो फिनिक्स बीस्ट की मदद से युनचे को फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड तक पहुंचने में इस बार बहुत कम वक्त लगा है। बर्फीली जमीन को पार करते ही फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड उसके सामने दिखने लगा। उस जगह को देखकर, जो तेज रफ्तार से पास आ रही थी, युनचे के दिमाग में चू युएछन की याद आई। इतने महीनों में भी उसे उसका कोई पता नहीं मिला था। वही हाल श्या युअनबा का भी था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड अभी भी बाहर की दुनिया से कट ऑफ था, पर इस बार कोई भी युनचे को अंदर आने से रोक नहीं सकता था। वो अभी दरवाजे के पास उतर भी नहीं पाया था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने उसकी प्रेजेंस फील कर ली और चू युएली मेन एंट्रेंस के सामने उसका इंतजार कर रही थी। चू युएली ठंडी शक्ल के साथ बोलती है, तो तुम आ गए। युनचे आगे बढ़कर कहता है, जूनियर युनचे चू फेरी को प्रणाम करता है। मैं आखिरकार ये अपॉइंटमेंट निभा पाया। चू फेरी का खुद आके वेलकम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किंग यू को भेजना ही काफी था। चू युएली उसकी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाती, बस ठंडे अंदाज में बोलती है, एसगार्ड मिस्ट्रेस को तुम्हारे आने का पता है, मेरे साथ चलो। युनचे पहले थोड़ा मजाक करना चाहता था, उस फेरी ऑफ फ्रोजन ग्लास को गुस्सा दिलाना चाहता था, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसीलिए युनचे बस मुंह टेढ़ा करके चुपचाप पीछे चल दिया। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में पहले भी विजिटर्स बहुत कम आते थे, इसलिए फीमेल डिसाइपल्स का मर्दों से संपर्क बहुत कम होता था। जब युनचे चू युएली के साथ अंदर गया और उसके नाम युनचे का असर मिलाकर बहुत सी डिसाइपल्स इकट्ठा हो गई उसे देखने के लिए। उनकी नजर में क्यूरियोसिटी भरी थी, क्योंकि वो उनकी यंग एसगार्ड मिस्ट्रेस का लीगल हस्बैंड था और वही जिसने चू युएछेन को सेक्ट के रूल तोड़ने पर मजबूर किया था। जब युनचे ने गोंग युक्सियन को देखा, उसने पाया कि सिया किंग्यू भी उसके पास ही थी। वो पास आया और बोला, जूनियर युनचे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की मिस्ट्रेस को प्रणाम करता है। इस जूनियर ने 4 महीने पहले बिना सोचे समझे यहां घुसकर आपकी इंसल्ट की थी। उम्मीद है सीनियर मुझे माफ करेंगे। गोंग युक्सियन पहले हैरान होती है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो इंसान बर्निंग हेवन क्लैन को खत्म कर सकता है और डिवाइन फिनिक्स एम्पायर के एक प्रिंस को पैर के नीचे रख सकता है, वो इतना विनम्र होकर अपनी गलती माने। युनचे, तुमने मुझे नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुम अपने दिल की बेचैनी में अपना कंट्रोल खो बैठे थे और जबरदस्ती फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में घुस आए थे, जो समझने लायक है और इसलिए माफ किया जा सकता है। और वैसे भी जो तुमने उस दिन मुझसे कहा था उसमें थोड़ा सच भी था। चलो अब ये सब छोड़ो। युनचे, मेरी एसगार्ड की ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस तुमसे मिलना चाहती है, मेरे साथ आओ।
किंगयू तुम भी साथ यूनचे और सिया किंगयू गोंग यूक्सियन के पीछे पीछे चलकर आखिरकार एक आइस रूम के सामने पहुंचे। गोंग यूक्सियन बोलती है, सीनियर मास्टर, यूनचे आ गया है। उसके बाद एक औरत की आवाज जो थोड़ी बुजुर्ग सी लग रही थी, अंदर आओ। जैसे ही आवाज खत्म हुई, आइस रूम का दरवाजा जो पहले बंद था धीरे धीरे खुल गया। रूम के सेंटर में एक औरत जो पानी की तरह शांत एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी, उसके बाल आधे सफेद हो चुके थे। वो एक नीले रंग की आइस जेट पर सीधी बैठी थी। आइस जेट से ठंडी फॉग निकल रही थी जो उसके पूरे शरीर को कवर कर रही थी। जैसे ही गोंग यूक्सियन के ग्रुप के 3 लोग अंदर आए, उसने अपनी बंद आंखें खोली और उसकी नजर यूनचे पर पड़ी। वो थी फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की पिछली जनरेशन की एसगार्ड मिस्ट्रेस और अब की ग्रैंड एसगार्ड मिस्ट्रेस फेंग चेनहुई। गोंग यूक्सियन और सिया किंगयू दोनों फेंग चेनहुई को ग्रीट करते हैं। वो बुजुर्ग औरत हाथ उठाकर हल्की आवाज में बोलती है, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। तो तुम यूनचे हो? फेंग चेनहुई के शरीर से यूनचे को एक ऐसा प्रेशर महसूस हो रहा था जो लिंग त्यानी से कम नहीं था। वो आगे बढ़ता है और बोलता है, जूनियर यूनचे सीनियर को प्रणाम करता है। फेंग चेनहुई अपनी नजर से यूनचे को ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर धीरे से सिर हिलाती है। अचानक उसकी आंखों का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो अपना हाथ झटक कर उड़ाती है और ढेर सारे आइस क्रिस्टल्स हवा में बनकर सीधे यूनचे के सीने की तरफ उड़ने लगते हैं। फेंग चेनहुई के ऐसे स्ट्राइक पर यूनचे बिल्कुल हैरान नहीं होता। उसका शरीर वहीं सीधा खड़ा रहता है, छाती थोड़ा बाहर निकालकर बिना अपनी डिफेंसिव प्रोफाउंड एनर्जी बनाए उसने सीधे अपने शरीर से इसे रिसीव किया। बैंग 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 की आवाज हुई। सभी आइस क्रिस्टल्स यूनचे के शरीर पर सॉलिडली टकराते हैं, लेकिन टच होते ही टूटकर बिखर जाते हैं। उसके शरीर पर छोटी सी भी चोट नहीं आती। फेंग चेनहुई की नजर में सरप्राइज अपीयर होता है। ये आइस क्रिस्टल्स उसकी आधी स्ट्रेंथ के साथ थे और इसे स्काई प्रोफाउंड एक्सपर्ट भी मुश्किल से बर्दाश्त कर पाता। लेकिन ये जवान लड़का जो अर्थ प्रोफाउंड रेल में है, बिना डिफेंसिव प्रोफाउंड एनर्जी यूज किए सीधे अपने शरीर से सब अब्सॉर्ब कर गया और बिना चोट खाए। ब्लू विंड में ऐसा दूसरा कोई मिलना इम्पॉसिबल था। लेकिन फेंग चेनहुई की टेस्टिंग यहीं रुकती नहीं है। जैसे ही सब आइस क्रिस्टल्स फ्लोर पर गिरते हैं, वो अपने दोनों हाथों से बहुत सारे हैंड जेस्चर बनाने लगती है। उसके बाल और आसपास के आइस स्पिरिट्स हवा में उछलने लगते हैं। एक जबरदस्त फ्रोजन क्लाउड एनर्जी पूरे रूम में रिलीज होती है और छोटा सा आइस रूम एक आइसी पर्गेटरी जैसा बन जाता है। जैसे ही फेंग चेनहुई के हाथ के साइंस तेजी से बदलते हैं, यूनचे के आसपास एक के बाद एक करके 7 बड़े बड़े आइस लोटसेस खिल जाते हैं। ये आइस लोटसेस सिया किंगयू के पहले वाले आइस लोटस से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। यूनचे की आंखों में एक चमक आती है। आइस लोटसेस के कुछ करने से पहले ही वो तुरंत ड्रैगन फॉल्ट उठा लेता है और बर्निंग हार्ट ओपन कर देता है। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक के स्टेप के साथ यूनचे ड्रैगन फॉल्ट से लगातार 7 जबरदस्त स्ट्राइक्स मार देता है। 7वां सोर्ड स्ट्राइक खत्म होते ही ड्रैगन फॉल्ट उसके हाथ से गायब हो जाता है। बैंग 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 कान फाड़ देने वाले एक्सप्लोजन्स की आवाज से पूरा आइस रूम भर जाता है। वो आइस लोटसेस जो अभी खिले ही थे, अपनी फ्रोजन क्लाउड माइट रिलीज करने से पहले ही चेन फायर क्रैकर्स की तरह फटकर टूट जाते हैं और छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में बदलकर हवा में बिखर जाते हैं। अभी तक डिसिपेट न हुई हेवी सोर्ड स्टॉर्म उन्हें साइड की वॉल्स तक धकेल देती है और पूरे आइस रूम की दीवार एक मोटी आइस की लेयर से ढक जाती है। फेंग चेनहुई के हाथ हवा में रुक जाते हैं। उसकी आंखों में गहरा सरप्राइज चमक जाता है। कितनी भी अफवाह सुनी हो, लेकिन खुद देखना बिल्कुल अलग था। 2 बार की स्ट्राइक के बाद भी उसने यूनचे की स्ट्रेंथ की स्केरी हद तक पहचान ली थी और उसका प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन लेवल वाकई सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म था। फेंग चेनहुई बोलती है, बहुत अच्छा, तुम्हें नंबर 1 ऑफ ब्लू विंड बुलाया जाता है। ये बिल्कुल भी एग्जेजरेशन नहीं है। ब्लू विंड की हिस्ट्री का नंबर 1 प्रोडिजी कहना भी बिल्कुल झूठा नहीं है। सर यूनचे नरमी से बोलता है, सीनियर मेरी ज्यादा तारीफ कर रही है। ये जूनियर अभी जवान है, फाउंडेशंस अभी शैलो हैं और सीनियर जैसी हस्तियों के साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जो मुझे नंबर 1 ऑफ ब्लू विंड कहते हैं, मैं इस टाइटल के लायक नहीं हूं। फेंग चेनहुई बोलती है, मैंने सुना है तुमने पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को मिटा दिया, डिवाइन फीनिक्स के प्रिंस को बुरी तरह से चोट पहुंचाई और ब्लू विंड एम्पायर में रैम्पेज करते हुए एक्सट्रीम एरोगेंस दिखाया। तो अब इस बुजुर्ग औरत के सामने आके क्या जरूरत है इतने बहाने बनाने की? चलो अब बैठ जाओ। यूनचे भी सामने बैठ जाता है। फेंग चेनहुई बोलती है, मेरा नाम फेंग चेनहुई है, तुम मुझे ग्रैनी चेनहुई कह सकते हो। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ और फेम के साथ तुम आसानी से इस बुजुर्ग औरत की रिक्वेस्ट इग्नोर कर सकते थे,
पूरे ब्लू विंड में मुश्किल से ही कोई होगा जो तुम्हें बुलाने के लायक हो। तो तुम आखिर इस एक्सट्रीम नॉर्दर्न लैंड तक क्यों आए मुझे मिलने? युनचे थोड़ा साइड में देखते हुए गोंगयुक्सियन और सिया किंगयू की तरफ निगाह करता है, फिर बोलता है, सीनियर, क्या आपको सच सुनना है? फेंग चेनहुई बोलती है, हाँ बिल्कुल। युनचे बोलता है, ठीक है, तो फिर ये जूनियर सीधे सीधे बताएगा। रीजन एक्चुअली बहुत सिंपल है। किंगयू फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की डिसाइपल है और साथ ही मेरी वाइफ भी है। मुझे लगा अगर मैं नहीं आता तो शायद किंगयू मेरी वाइफ एक मुश्किल सिचुएशन में पड़ी एच जाती, इसलिए मैं आया। गोंगयुक्सियन ठंडी आवाज में बोलती है, युनचे, ग्रैंड ऑसगार्ड मिस्ट्रेस के सामने बकवास मत करो। फेंग चेनहुई मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, यह बकवास नहीं थी। जो उसने अभी कहा वो उसके दिल के अंदर से आया है। युनचे, ये बुजुर्ग औरत ने सुना था कि तुम्हारे फैमिली को उठा लिया गया था और तुमने गनोस्से में पूरा बर्निंग हेवन क्लैन खत्म कर दिया, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इसलिए मिलने आए क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि किंगयू मुश्किल में पड़ी है। लगता है तुम फैमिली और दोस्ती को पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। बहुत अच्छा, तो क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे मिलना क्यों चाहती थी? युनचे बोलता है, मैं नहीं जानता, कृपया सीनियर आप ही बताइए। फेंग चेनहुई धीरे से बोलती है, तुम और मेरी डिसाइपल छू युएचान के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं सब जानती हूं। तुम दोनों जब से कंबाइन हुए तभी से तुम नेचुरली एक बड़ी सीक्रेट बात फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की जान गए। 2 साल पहले से ही तुम्हारे पास फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का कोर प्रोफाउंड आर्ट फ्रोजन क्लाउड आर्ट है। क्या तुम इसे इनकार करोगे? युनचे ईमानदारी से बोलता है, बकाई में मेरे पास फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स हैं, लेकिन मैंने इसे कभी किसी के सामने यूज नहीं किया और न ही कभी किसी को बताया। फेंग चेनहुई बोलती है, सेक्टोरल प्रोफाउंड आर्ट्स एक सेक्ट की सोल होते हैं और एक ऐसा टैबू जो कभी भी आउटसाइडर्स को पास नहीं किया जा सकता। चाहे किसी सेक्ट का आर्ट बाहर देना हो या सीक्रेटली किसी और सेक्ट का आर्ट सीखना हो, दोनों प्रोफाउंड प्रैक्टिशनिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े टैबू हैं। किसी भी सेक्ट में अगर डिसाइपल को निकालना हो तो सबसे पहले उनकी सेक्टरल प्रोफाउंड आर्ट्स क्रिपल की जाती है। युचान फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में बड़ी हुई और फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज की हेड भी रही। फिर भी उसने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड छोड़ ढकने के लिए अपने आर्ट्स को डिस्कार्ड करना पड़ा। लेकिन तुम जो हमारे डिसाइपल भी नहीं हो, तुम्हारे पास फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का सेक्टोरल प्रोफाउंड आर्ट है। इसी वजह से मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे विश्वास है कि तुम इसे औरों को नहीं दोगे और शायद तुम्हें फ्रोजन क्लाउड आर्ट इतना वैल्यूबल भी ना लगे, लेकिन मेरे एसगार्ड के लिए यह एक ऐसी बात है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। युनचे थोड़ा सोचकर बोलता है, सीनियर चाहती हैं मैं क्या करूं? फेंग चेनहुई गंभीर आवाज में बोलती है, तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहला चॉइस यह है कि मैं तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को हटा दूं। वाटर और फायर एक दूसरे को सप्रेस करते हैं। तुम्हारे पास फीनिक्स ब्लड लाइन है और आइस एट्रीब्यूट प्रोफाउंड आर्ट्स तुम्हारे लिए वैसे भी फिटिंग नहीं है। ये तुम्हारे प्रोफाउंड वेन्स को डैमेज भी कर सकते हैं। तो फ्रोजन क्लाउड आर्ट को डिस्कार्ड करना तुम्हारे लिए अनएक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। युनचे सीधे बोलता है, मैं सेकंड चॉइस सुनना चाहता हूं। फेंग चेनहुई युनचे को गहरी नजर से देखती है, फिर बोलती है, सेकंड चॉइस यह है कि तुम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड सेक्ट ज्वाइन करो और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के डिसाइपल बन जाओ। यह बात सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। युनचे के जवाब देने से पहले ही गोंगयुक्सियन खड़ी हो जाती है और अपने आप पर कंट्रोल खोते हुए चिल्लाती है, सीनियर मास्टर ये। फेंग चेनहुई हाथ उठाकर उसे रोकती है और शांत आवाज में बोलती है, और कुछ मत बोलो, मेरे अपने सोच हैं। गोंगयुक्सियन अपना मुंह खोलकर चुप हो जाती है। उसके पास वाली सिया किंगयू के चेहरे पर भी हैरानी दिखने लगती है। युनचे थोड़ा ऑकवर्डली बोलता है, ये जितना मैं जानता हूं फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने कभी भी मेल डिसाइपल्स नहीं लिए, सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स को ही एक्सेप्ट किया गया है। क्या सीनियर इस जूनियर के लिए एक्सेप्शन बनाना चाहती है? फेंग चेनहुई बोलती है, रीजन यह है कि फीमेल का कॉन्स्टिट्यूशन यिन होता है जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के लिए ज्यादा फिट होता है, और जो ये कहते हैं कि मर्द और औरत के बीच प्यार फ्रोजन क्लाउड आर्ट की कल्टीवेशन में बाधा डालता है, वो गलत है। जो असली सीक्रेट है वो ये है कि फ्रोजन क्लाउड आर्ट वर्जिन वाइटल यिन के थ्रू इनहेरिट होता है। इसी वजह से हमने कभी मेल डिसाइपल्स नहीं लिए। तुम किंगयू के हस्बैंड हो, तुम्हें चू युएचान ने फ्रोजन क्लाउड आर्ट दिया है और तुम पहले ही फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड से बहुत डीपली जुड़े हो। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज के साथ अगर तुम फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ज्वाइन करते हो तो ये फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसलिए अगर तुम फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को हटवाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की हिस्ट्री का पहला मेल डिसाइपल बनाकर एक्सेप्शन कर सकती हूं।
वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो हम मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। Thank you.